तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे सुल्तान की जिसका नाम सुनते ही ताकत, एम्बिशन और जुल्म की तस्वीरें सामने आ जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी की। और खिलजी के खुद के ये शब्द उसके शासन के बारे में सब कुछ बता देते हैं। राजकाज में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। मतलब ये एक लाइन उसके पूरे दौर का सार है। एक ऐसा शासक जिसके लिए सत्ता से बढ़कर कुछ भी नहीं था, रिश्ते नाते भी नहीं। कहानी शुरू करते हैं उस शख्स से जिसका बस एक ही सपना था, पूरी दुनिया पर राज करना। आखिर था कौन ये? अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, उसका असली नाम तो अली गुरशस्प था, पर दुनिया उसे अलाउद्दीन खिलजी के नाम से जानती है। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज है उसका टाइटल, सिकंदर-ए-सानी। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक ऐलान था, पूरी दुनिया को जीतने की उसकी ख्वाहिश का ऐलान। लेकिन एक बड़ा साम्राज्य सिर्फ सपनों से तो नहीं बनता, है ना? उसके लिए एक फौलादी तलवार भी चाहिए होती है। तो अब देखते हैं कि खिलजी ने अपनी सल्तनत को आखिर फैलाया कैसे। खिलजी की जीत की रफ्तार हैरान करने वाली थी। 1299 में गुजरात से शुरुआत हुई और अगले एक दशक में उसकी सेनाएं रणथंभौर, चित्तौड़ को पार करती हुई सीधे साउथ में मदुरै तक पहुंच गईं। एक के बाद एक राज्यों को रौंदती हुई। लेकिन दक्षिण भारत की इस शानदार जीत का सेहरा उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति के सर बंधा। और वो सेनापति था मलिक काफूर। उसे 1000 दिनारी भी कहते थे। क्यों? क्योंकि कहते हैं खिलजी ने उसे गुजरात में 1000 दिनार में खरीदा था। और यही वो शख्स था जिसने खिलजी के लिए दक्कन और दूर दराज के दक्षिण के दरवाजे खोल दिए थे। ठीक है, तो राज्य जीतना एक बात है, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य को चलाना वो बिल्कुल अलग चीज है। तो चलिए अब खिलजी के प्रशासनिक सुधारों पर नजर डालते हैं, जिनके जरिए उसने अपनी पावर को एकदम मजबूत किया। खिलजी समझदार था। वो जानता था कि सल्तनत की असली ताकत सूचना और पैसे में है, ना कि अमीर लोगों की जागियों में। तो उसने क्या किया? उसने बीच के लोगों को हटाकर सीधे किसानों से टैक्स वसूला। पूरे साम्राज्य में जासूसों का एक ऐसा जाल बिछाया कि कोई भी खबर उससे बच नहीं सकती थी। और अमीरों की ताकत को तो इस हद तक कुचल दिया कि वो उसके खिलाफ साजिश करना तो दूर, आपस में पार्टी तक नहीं कर सकते। उसकी ताकत का सबसे बड़ा राज था उसकी फौज। खिलजी ने सल्तनत की अब तक की सबसे बड़ी एक परमानेंट सेना बनाई। और सुनिए, वो पहला सुल्तान था जिसने सैनिकों को जागीर के बदले कैश में सैलरी देनी शुरू की। इससे क्या हुआ? सेना सीधे सुल्तान के प्रति वफादार हो गई, ना कि किसी जमींदार के। और इस विशाल सेना में किसी भी तरह के धोखे को रोकने के लिए उसने 2 बहुत ही क्रांतिकारी सिस्टम शुरू किए। पहला था दाग सिस्टम। इसमें बेसिकली सेना के हर घोड़े पर एक शाही मुहर लगा दी जाती थी। सिंपल। ऐसा क्यों? ताकि ये पक्का हो सके कि इंस्पेक्शन के टाइम अच्छा घोड़ा दिखाकर बाद में उसे किसी घटिया घोड़े से बदला ना जा सके। अपनी घुड़सवार सेना की क्वालिटी बनाए रखने का क्या शानदार तरीका था। और दूसरा सिस्टम था चेहरा। ये आप समझ लीजिए हर सैनिक का एक डिटेल्ड आइडेंटिटी कार्ड जैसा था। उसका कद, रंग, चेहरे पर कोई निशान, सब कुछ रिकॉर्ड होता था। मकसद साफ था कि कोई भी सैनिक अपनी जगह किसी और को लड़ने के लिए ना भेज दे। इन दोनों सुधारों ने उसकी सेना को एकदम प्रोफेशनल बना दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, इतनी बड़ी सेना, इतने सारे जासूस, इतना बड़ा प्रशासन, इस सब के लिए पैसा कहाँ से आ रहा था? और यहीं पर खिलजी ने वो कदम उठाया जो उसे इतिहास में सबसे अलग बनाता है। उसने पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था पर ही नियंत्रण कर लिया। ये उसके शासन का शायद सबसे क्रांतिकारी पहलू था। तो उसने राजधानी दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार बनवाए। एक था सराय-ए-अदल, जहां अनाज और जरूरी सामान मिलता था। फिर एक कपड़ा बाजार था, महंगे कपड़ों और चीनी के लिए। और आखिर में एक जनरल बाजार था, घोड़ों, गुलामों और मवेशियों के लिए। हर चीज के लिए एक तय जगह। लेकिन सिर्फ बाजार बनाना ही काफी नहीं था। खिलजी ने जो किया वो उस जमाने के लिए सोचा भी नहीं जा सकता था। उसने हर एक चीज की कीमत फिक्स कर दी। अनाज, कपड़े, घोड़े, गुलाम, सबका एक दाम था और कोई भी उससे 1 पैसा भी ज्यादा नहीं ले सकता था। इसको लागू करने के लिए शहनाए मंडी जैसे ऑफिसर्स थे। और हाँ, जासूसों की तो फौज थी। और अगर कोई कम तौलता, सजा का खौफ ही काफी था। कहते हैं जितना कम तौला उतना ही मांस उसके शरीर से काट लिया जाता था। तो सरकार के पास इतना पैसा आ कहां से रहा था? जवाब है इस नंबर में, 50%। खिलजी ने
खराज यानी लैंड टैक्स को किसानों की उपज का सीधा सीधा 50% तय कर दिया। सोच कर देखिए, आधा। ये एक बहुत बहुत ही भारी टैक्स था। और सिर्फ खराज ही नहीं, उसने जमीन की पैमाइश करवा दी, जिससे टैक्स चोरी करना लगभग नामुमकिन हो गया। साथ में घरी यानी घरों पर टैक्स और चराई यानी जानवरों के चरने की जमीन पर टैक्स वो भी लगाए। गैर मुसलमानों पर जजिया भी वसूला जाता था। इन सब टैक्स ने खिलजी का खजाना तो भर दिया, लेकिन आम आदमी की कमर तोड़ दी। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। एक इतना क्रूर प्रशासक होने के साथ साथ खिलजी कला और वास्तुकला का भी शौकीन था। तो चलिए अब उसकी इस विरासत पर एक नजर डालते हैं। ये है अलाई दरवाजा। दिल्ली के कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बना ये शानदार दरवाजा आज भी खिलजी के दौर की वास्तुकला की गवाही देता है। इसकी बनावट में तुर्की कला का बेहतरीन नमूना देखने को मिलता है। अलाई दरवाजे के अलावा उसने सिरी के किला बनवाया, हौज खास बनवाया और 1000 सुतून यानी 1000 खंभों वाला महल भी बनवाया। इन सब चीजों ने दिल्ली का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और सिर्फ इमारतें ही नहीं, खिलजी के दरबार में ज्ञान और कला की भी बड़ी कद्र थी। उसके दरबार की सबसे बड़ी शान थे अमीर खुसरो, जिन्हें तूतिए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता था। खुसरो ने ही अपनी कविताओं में खिलजी की जीत को अमर कर दिया। तो अब हम इस सफर के आखिर में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी को आखिर कैसे याद किया जाना चाहिए? एक दूर की सोचने वाला दूरदर्शी शासक या एक जालिम तानाशाह? जब हम अलाउद्दीन खिलजी को देखते हैं तो उसके दो बिल्कुल अलग चेहरे नजर आते हैं। एक तरफ वो एक दूरदर्शी प्रशासक था, उसने राज्य को सेंट्रलाइज किया, एक शक्तिशाली सेना बनाई और महंगाई को कंट्रोल किया, जो आज भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वहीं दूसरी तरफ वो एक बेहद बेरहम तानाशाह था। उसने लोगों पर तोड़ देने वाले टैक्सेस लगाए, डर और जासूसों के दम पर राज किया और अपने दुश्मनों पर जरा भी रहम नहीं दिखाया।